नमस्ते मित्रों, जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ के ऑनलाइन क्लासेज में मैं हरिद्वार सर आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग हिंदी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिंग पढ़ेंगे, जिसको हम इंग्लिश में जेंडर कह लेते हैं। यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है और जब आप क्लियर नहीं हो पाते तो सही आंसर नहीं दे पाते हैं। तो आज हम इस जेंडर के बारे में आपको बताएंगे, जिसे हम हिंदी में लिंग कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि लिंग है क्या, लिंग की परिभाषा, और किसको पुल्लिंग में रखा गया है, किसको स्त्रीलिंग में रखा गया है। इस तरह से आपके कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि इसका जेंडर क्या है। तो आप इसके कुछ नियम बनाए गए हैं, उन नियमों के आधार पर हम जेंडर का विभाजन करते हैं। तो लिंग जो है, ये आप देखेंगे कि शब्द की जाति को हम लिंग कहते हैं। और ये लिंग जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है। अब इसका जो अर्थ होता है लिंग का, संस्कृत भाषा का पहली बात शब्द है, इसका अर्थ जो होता है वो चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान। ये क्वेश्चन छात्रों यहीं पर है आपका, ये बार बार कंपटीशन में जो है इसकी वर्तनी पूछी जाती है। तो इसके उच्चारण को हम शुद्ध उच्चारण चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। और लिखा ऐसे जाता है, ये इसकी शुद्ध वर्तनी है। तो हमने आपसे बताया कि शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। और छात्रों, चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। तो जब चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का होता है, तो जब हमें ये पता चले संज्ञा के जिस रूप से नर या मादा, यानी हमने बताया आपको कि संज्ञा के जिस रूप से नर या मादा जाति होने का ज्ञान होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। यानी व्याकरण में कि इसको हम लिंग कह लेते हैं। कहने का मतलब कि जब हमें संज्ञा के रूप से ये पता चले कि अमुक वस्तु नर है या मादा है, तो उसे ही हम हिंदी में लिंग कहते हैं। कहने का मतलब कि वस्तु या तो पुल्लिंग होगी या तो स्त्रीलिंग होगी। तो कहने का मतलब जिससे नर या मादा जात का ज्ञान हुआ वही क्या है? लिंग है। तो कहने का मतलब ये है कि संज्ञा के जिस रूप से, इसको हम ऐसे कह लेंगे कि संज्ञा के जिस रूप से, लिंग की परिभाषा के लिए हम ये कह लेंगे कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा होने का ज्ञान होता है, या नर या मादा जाति का ज्ञान या बोध होता है, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। यानी लिंग की ये परिभाषा हो गई, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। यानी आप ये पहले क्लियर होइए इसकी परिभाषा के लिए कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा, कहने का मतलब वो व्यक्ति या वस्तु नर जात का है या मादा जात का है, ये ज्ञान हमें जिससे होता है उसे व्याकरण में हम लिंग कहते हैं। कहने का मतलब
नर या मादा से मतलब ये है पुरुष और स्त्री से मतलब है। अब देखिए आगे बात आती है कि लिंग के भेद, यानी लिंग के भेद। जब लिंग की भेद की बात आती है तो बात यहाँ ये उठती है कि जो पूरी सृष्टि है उस पूरी सृष्टि की 3 जातियां हैं, यानी सारी सृष्टि की 3 जातियां हैं। सबसे पहले आप यहाँ जानिए कि ये जो पूरी सृष्टि है उसकी 3 जातियां हैं। तीनों में हम एक को पुरुष कहते हैं, दूसरे को स्त्री कहते हैं, पुरुष स्त्री, और तीसरे को हम जड़ कहते हैं। यानी सारी सृष्टि की 3 जातियां हैं। वो पहला पुरुष है, दूसरा स्त्री है और तीसरा जड़ है। अब अनेक भाषाओं में इसी के आधार पर जेंडर का विभाजन किया जाता है। तो अब देखिए जब ये बात आई तो इस आधार पर जो है जेंडर का 3 भेद हो गया, जिसमें एक को हमने कह दिया पुल्लिंग, पहले को हमने पुल्लिंग कह दिया, दूसरे को स्त्रीलिंग कह दिया, स्त्रीलिंग, और तीसरे को हमने कह दिया नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग। अब आप देखें हमने बताया कि जब सृष्टि की बात आती है तो पूरी सृष्टि 3 वर्गों में विभाजित है, 3 जातियों में, पुरुष है, स्त्री है, जड़ है। अब इसके आधार पर जेंडर 3 हो जाता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। लेकिन जब हिंदी की बात आती है छात्रों तो आप कन्फर्म रहिएगा कि हिंदी में 2 ही जेंडर होते हैं। यानी आप ये कन्फर्म रूप से जानें कि जब हिंदी की बात आती है तो मैं यहाँ आपसे क्लियर करा दे रहा हूँ कि हिंदी में जब लिंग की बात आती है तो हिंदी में लिंग 2 ही होते हैं। ये है हिंदी में लिंग के भेद। आप एकदम कन्फर्म हो जाएं सभी लोग, हिंदी में लिंग के भेद। अब आप देखिए जब हिंदी की बात आती है तो आप हिंदी में लिंग के 2 भेद बताएंगे, 2 भेद। कहीं भी क्वेश्चन यहाँ बनता है हमें मतलब हिंदी से है तो हिंदी में लिंग के 2 ही भेद होते हैं। एक को हम कहते हैं पुल्लिंग और दूसरे को बोलते हैं स्त्रीलिंग। यानी एक को पुल्लिंग कहा जाता है, दूसरे को स्त्रीलिंग कहा जाता है। सृष्टि की जब बात आती है तो ये 3 कैटेगरी उसकी बनती है। लेकिन जब हिंदी में कहीं लिंग का भेद क्वेश्चन बनता है तो आप एकदम कन्फर्म रूप से इसका आंसर बताएंगे कि हिंदी में 2 ही लिंग हैं, एक पुल्लिंग है, दूसरा स्त्रीलिंग है। अब हम आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात बताते हैं। सबसे पहले जब आप पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है ये जानेंगे, उसके आगे तब जा कर के जेंडर का निर्धारण कर पाएंगे। लेकिन छात्रों यहाँ एक समस्या आती है, उसको मैं पहले आपसे बता देना चाहता हूँ कि हिंदी में जेंडर का पूरा नियम नहीं बनाया गया है और न ही बनाया जा सकता है। कुछ नियम बनाए गए हैं जिसके आधार पर हम लिंग का भेद करते हैं। तो उन्हीं नियमों के आधार पर हम छांट लेते हैं कि ये वस्तु या व्यक्ति पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। कहने का मतलब ना तो इसके पूरे के पूरे नियम हिंदी में बनाए गए हैं और न ही बनाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ नियम बनाए गए हैं जिसके आधार पर जेंडर का विभाजन किया जाता है। तो सबसे पहले आप सभी लोग समझिए कि पुल्लिंग क्या चीज़ है। कहने का मतलब पुल्लिंग क्या चीज़ है। जब भी पुल्लिंग की बात आती है तो आपके दिमाग में इतना आ जाता है कि जिससे हमें पुरुष जाति का ज्ञान होता है उसे हम
पुल्लिंग कहते हैं, चाहे वो व्यक्ति या वस्तु यथार्थ हो मतलब वास्तव में हो या उसकी कल्पना किया जाए। तो इसकी परिभाषा में हम ये कहते हैं संज्ञा के जिस रूप से यथार्थ या कल्पित, संज्ञा के जिस रूप से यथार्थ या कल्पित, कहने का मतलब चाहे वास्तव में हो चाहे उसकी कल्पना किया जाए, पुरुष होने का बोध होता है, यथार्थ या कल्पित पुरुष होने का बोध होता है तो उसे पुल्लिंग कहते हैं, कहने का मतलब वो व्यक्ति या वस्तु वास्तव में हो, हमने यहाँ लिखा है यथार्थ या कल्पित, कहने का मतलब वो वस्तु वास्तव में हो या उसकी कल्पना किया जाए कि वो अमुक वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है तो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ये कह दें कि लड़का, घोड़ा, छात्र, शिक्षक। अब देखिए कहने का मतलब लड़का की जब बात आती है तो यहाँ हमें ये ज्ञान हो रहा है कि ये पुरुष जाति का है, वही हाल घोड़ा भी पुरुष जाति का है, छात्र भी पुरुष जाति का है, शिक्षक भी पुरुष जाति का है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये सब क्या है, पुल्लिंग है। उसके बाद दूसरा आप जानिए, पहले दोनों की परिभाषा, दूसरे का नाम है स्त्रीलिंग। कहने का मतलब जैसे हमने पुल्लिंग की परिभाषा किया है उसी प्रकार से स्त्रीलिंग की भी परिभाषा है। कहने का मतलब कि संज्ञा के जिस रूप से यथार्थ या कल्पित स्त्री होने का ज्ञान होता है तो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कह दें लड़की, छात्रा, शिक्षिका, घोड़ी, ये हम अगर कह देते हैं तो इससे हमें ज्ञान हो रहा है कि ये जो भी वस्तु है किसकी है, स्त्री जात की है, इसलिए ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो सबसे पहले आप परिभाषा जानिए स्त्रीलिंग की कि संज्ञा के जिस रूप से यथार्थ या कल्पित, संज्ञा के जिस रूप से यथार्थ या कल्पित स्त्री होने का बोध होता है, स्त्री होने का बोध होता है तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। कहने का मतलब हमने इसकी परिभाषा किया कि संज्ञा के जिस रूप से यथार्थ या कल्पित स्त्री होने का बोध हो, बोध का मतलब होता है ज्ञान, तो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था, उदाहरण के लिए अगर हम ये कह दें कि लड़की कह दें तो इससे हमें ज्ञान हो रहा है कि ये स्त्री जात की है। इसी को हम अगर कह दें घोड़ी तो इसका भी जेंडर क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। छात्रा कह दिए स्त्रीलिंग हो गया, और हमने कह दिया शिक्षिका तो ये भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अब इन जो शब्दों को हमने लिखा है, इन शब्दों से हमें ज्ञान हो रहा है कि ये जो भी है ये स्त्री जात की है, इसीलिए यह स्त्रीलिंग है। अब आगे चलते हैं। कहने का मतलब कि जेंडर की पहचान कैसे होती है, आगे हम आपको बताते हैं। अब आप यहाँ देख लिए
पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, इसे आप नोट कर लीजिए। और अब हम बताते हैं आपको लिंग की पहचान। लिंग की पहचान, देखिए जेंडर की पहचान कैसे होगी, कैसे हम पहचानते हैं कि इसका जेंडर क्या है। अब देखिए, कहने का मतलब जो प्राणीवाचक शब्द है जिसमें जीवन है उसकी पहचान तो प्राकृतिक हो जाती है, लेकिन दिक्कत वहाँ आती है कि जिसमें जीवन नहीं है। अप्राणीवाचक शब्दों में जो लिंग की पहचान करना होता है वो बड़ा कठिन काम होता है। तो कहने का मतलब प्राणीवाचक शब्दों में, प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान, प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान प्राकृतिक होती है। प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान प्राकृतिक होती है, यानी प्रकृति के रूप से हम उसको पहचान लेते हैं। लेकिन अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग जानने में कठिनाई आती है। लेकिन अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान करने में, लिंग की पहचान करने में कठिनाई होती है। कहने का मतलब जिसमें जीवन है उसकी तो पहचान हम कर लेते हैं आसानी से, लेकिन जिसमें जीवन नहीं है उसका जेंडर पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है, लेकिन कुछ मान्य नियम बनाए गए हैं, उसी के आधार पर पहचान होती है। तो इसके कुछ मान्य नियम, इसके कुछ मान्य नियम निम्नांकित हैं, यानी इसके कुछ मान्य नियम बनाए गए हैं जिसके आधार पर जेंडर की पहचान की जाती है। अब वो नियम निम्न हैं, यानी ये है अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान। देखिए कैसे होती है। अप्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग की पहचान। अप्राणीवाचक संज्ञाओं में, अप्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग की पहचान। देखिए, अप्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग की पहचान किस तरीके से होती है। यहाँ है, जैसे ये आपका है पुल्लिंग और इधर कर देते हैं स्त्रीलिंग। पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। जैसे अब हम कह दें कि अब हमने बताया कि अप्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग की जो पहचान होती है वो पहचान हम प्रयोग के आधार पर करते हैं। जैसे हम आपको उदाहरण बताते हैं, प्रयोग के आधार पर हम पहचान लेते हैं कि हाँ ये चीज़ पुल्लिंग है और ये चीज़ स्त्रीलिंग है। जैसे हम कहें कि बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है। वाक्य बल्ब जल रहा है। अब यहाँ देखिए, ये जो उदाहरण है कह रहा है कि बल्ब जल रहा है। अब
इसके प्रयोग के आधार पर हमें यहाँ मालूम पड़ रहा है क्या है, ये पुल्लिंग है। और यही हम उदाहरण ऐसे कह दें कि मोमबत्ती जल रही है। अब देखिए प्रयोग के आधार पर यहाँ ये जल रही है। अब इसी से पहचान हो रही कि ये क्या है, वाक्य जो हो रहा है ये स्त्रीलिंग का हो रहा है। अब बल्ब जल रहा है तो जलना इसकी क्रिया है, क्रिया के द्वारा पहचान हो रही है, ये रहा है। और इसकी क्रिया जो जल रही है, इस क्रिया के द्वारा पहचान हो रही कि ये क्या है, स्त्री जात की है। अब इसीलिए ये मोमबत्ती जल रही है स्त्रीलिंग हो गया, और बल्ब जल रहा है ये वाक्य पुल्लिंग हो गया। क्रिया के आधार पर इस वाक्य की पहचान क्लियर हो जा रही है। दूसरा उदाहरण देखिए, सिर पर भार रखा है। सिर पर भार रखा है। अब देखिए यहां भी क्रिया के द्वारा जेंडर की पहचान हो रही है। तो अब सिर पर भार रखा है। अब इस वाक्य से हमें मालूम हो रहा है कि जो भी है, जो सिर पे भार रखा है वो क्या है, पुरुष जात का है। इसलिए ये वाक्य क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। यही हम कह दें कि सिर पर टोकरी रखी है। सिर पर टोकरी रखी है। अब यहाँ क्रिया के आधार पर टोकरी रखी है, यानी क्रिया के आधार पर पहचान हो रही कि ये वाक्य क्या हो रहा है, स्त्रीलिंग का हो रहा है। तो अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग की जो पहचान हो रही है वो कैसे हो रही है, प्रयोग के द्वारा। जैसे इधर हमने पुल्लिंग दिखाया है और इधर स्त्रीलिंग दिखाया है। इसकी पहचान किस प्रकार से हो रही है छात्रों, प्रयोग के आधार पर। और वो भी प्रयोग के आधार पर किससे पहचान रहे हैं, क्रिया के द्वारा। क्रिया से पहचान हो जा रही है कि ये वाक्य कैसा है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। अब देखिए कहने का मतलब हमने जो आपसे अभी अभी कहा है और फिर आपको बता दे रहे हैं कि जो जेंडर की बात है इसके ये क्लियर है। अब आगे चलते हैं कि जेंडर के 100% ना तो नियम बनाए गए हैं पहचान के और न ही बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमने आपसे कहा कि कुछ नियम बनाए गए हैं, उसी के आधार पर हम जेंडर की पहचान करते हैं। उसके बाद देखिए अब आपको हम पुल्लिंग का अलग नियम और स्त्रीलिंग का अलग नियम बताते हैं, जिसके आधार पर आप भी जेंडर को पहचानते चलेंगे। तो पहले आपको बताते हैं पुल्लिंग संबंधी नियम। जो पहला जेंडर आपका है पुल्लिंग संबंधी नियम, ये है पुल्लिंग संबंधी नियम। अब जो नियम बनाए गए हैं उस आधार पे हम आपको बताते चल रहे हैं कि कैसे आप पहचानेंगे कि ये व्यक्ति या वस्तु पुरुष जात की है कि स्त्री जात की है। इस आधार पे आप पहचानते चलेंगे। तो इसका पहला नियम आपको बताते हैं कि अप्राणीवाचक संज्ञाएं, पहला नियम है नियम नंबर 1, अप्राणीवाचक संज्ञाएं अप्राणीवाचक संज्ञाएं अकारांत, अप्राणीवाचक संज्ञाएं जो अकारांत, अकारांत का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे आप समझ नहीं पाएंगे कि अकारांत क्या चीज़ है। अकारांत का मतलब कि अ से अंत होने वाली संज्ञाएं, अ से अंत, अ से अंत होने वाली, ब्रैकेट बंद कर दीजिए,
अ से अंत होने वाली, अकारांत मीन्स यानी जिसका समापन अ से हो रहा हो, तो अप्राणीवाचक संज्ञाएं जो आकारांत हैं प्रायः पुल्लिंग होती हैं। जो आकारांत हैं प्रायः पुल्लिंग होती हैं, प्रायः पुल्लिंग होती हैं। अब आप देखेंगे आकारांत का मतलब अ से अंत जिन संज्ञाओं का हो रहा है वो हमने बताया आपको कि प्रायः क्या है, पुल्लिंग होती हैं। जैसे उदाहरण, जैसे अब देखिए इसका उदाहरण पर्वत, अब इसके अंत में अ आ रहा है तो ये क्या हुआ, आकारांत हुआ, तो इसलिए ये क्या है, पुल्लिंग है। शहर, र के बाद अ का उच्चारण हो रहा है तो ये क्या है, पुल्लिंग है। घर हमने कह दिया, र के बाद आ का उच्चारण हो रहा है, पुल्लिंग है। या गांव, गांव आ का उच्चारण हो रहा है, पुल्लिंग है। बाजार कह दिया, अंत में आ का उच्चारण हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, पुल्लिंग। वही हाल हमने कह दिया रथ, अब यहाँ भी देखिए आ का उच्चारण हो रहा है, पुल्लिंग है, अंत में आ रहा है। इसी को हमने फिर कह दिया पथ, अब पथ में भी आ का उच्चारण हो रहा है तो ये अकारांत है। इस तरीके से जितनी भी अकारांत संज्ञाएं होती हैं वो क्या होती हैं, पुल्लिंग होती हैं। जैसे कि हमने बताया पर्वत, शहर, घर, गांव, बाजार, रथ, पथ आदि। कहीं भी इसका जेंडर पूछता है छात्रों तो आप बताएंगे कि ये क्या है, पुल्लिंग है, क्योंकि अकारांत है। उसके बाद अगला आपको बताते हैं कि संस्कृत के अकारांत यानी दूसरा नियम, दूसरा नियम को आप निशान लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न आया था। यानी पुल्लिंग का दूसरा नियम अब आपको बताएंगे कि अकारांत, संस्कृत का अकारांत तत्सम शब्द, संस्कृत के अकारांत तत्सम शब्द, संस्कृत के अकारांत तत्सम शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। संस्कृत का होगा, अकारांत होगा, तत्सम होगा, वो प्रायः क्या है, पुल्लिंग होते हैं। यानी अकारांत तत्सम शब्द है, संस्कृत का है वो, तो क्या होता है, प्रायः पुल्लिंग होता है। उदाहरण देखिए, जैसे है अध्याय। अब देखिए संस्कृत का शब्द है, जो संस्कृत का प्योर शब्द होता है उसे हम तत्सम कहते हैं। अध्याय हो गया, इतिहास हो गया। अब ये दोनों क्या हैं, अकारांत हैं, तत्सम हैं, इसलिए पुल्लिंग है। अध्यक्ष, उपहार, अध्यक्ष हैं, उपहार शब्द है, उपहार। वन है, अध्यक्ष, उपहार, वन, त्रिभुज, उपवन, दोष, प्रदेश, त्रिभुज, उपवन, दोष, प्रदेश। अब ये सब के सब क्या है, तत्सम है और आ से अंत हो रहा है तो इसलिए क्या हो रहा है, पुल्लिंग हो रहा है। कार्य, कर्म, मस्तक, ये सारे शब्द हैं कार्य। ये कंपटीशन में आया था, निशान लगा लीजिए, कार्य और कर्म दोनों आया था, पूछा था कि ये तत्सम है कि नहीं। कार्य, कर्म और पुष्प, अपराध। देख लीजिए कंपटीशन में अपराध का भी जेंडर पूछा जा चुका है, इत्यादि। ये सब के सब क्या है, तत्सम है। तत्सम का मतलब संस्कृत का शब्द है और अ से अंत हो रहा है सबका, इसलिए अध्याय, इतिहास, अध्यक्ष, उपहार, वन, त्रिभुज, उपवन, दोष, प्रदेश, कार्य, कर्म, ये दोनों बार बार कंपटीशन में आया है। कार्य, कर्म, पुष्प,
अपराध इत्यादि ये शब्द पुल्लिंग हैं। लेकिन छात्रों इसका कुछ अपवाद है। जैसे आप नियम बनाते हैं तो नियम का कुछ न कुछ अपवाद होता है, उसी प्रकार से इसका भी कुछ अपवाद है। तो जो पुल्लिंग का अपवाद होता है उसको हम बताएंगे आपको, तो आप उस अपवाद को क्या समझेंगे कि ये स्त्रीलिंग है। अब देखिए इस नियम का अपवाद है, अपवाद क्या हो जाएगा, सभी लोग जानते रहिएगा कि जो पुल्लिंग का अपवाद होगा वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब इस नियम का अपवाद है, जैसे उदाहरण के लिए हम कहें विजय, पराजय, आय, जय। विजय शब्द है, कंपटीशन में आया था ये प्रश्न, निशान लगा लीजिए। विजय, पराजय, आय, जय। विजय हो गया, पराजय हो गया, आय हो गया, जय हो गया। ये 4 शब्द हमने बताया। ये भी तत्सम हैं, आकारांत हैं। तत्सम और आकारांत होते हुए भी यह स्त्रीलिंग है। कहीं भी इसका जेंडर पूछता है तो आप बताएंगे क्या कि विजय क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे आप क्या कहते हैं कि उसकी विजय हो गई। अब देख लीजिए प्रयोग के आधार पर ये जेंडर किस में जा रहा है, स्त्रीलिंग में जा रहा है। तो कहीं भी कंपटीशन में ये प्रश्न पूछता है तो आप इसको क्या बताएंगे कि विजय, पराजय, आय, जय, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो जो भी पुल्लिंग का अपवाद होगा वो आपको पता रहे कि स्त्रीलिंग होगा। उसके बाद पुल्लिंग का तीसरा नियम बताते हैं। पुल्लिंग का तीसरा नियम, चलिए तीसरे नियम को देखिए। ये 2 आपके क्लियर हैं। तीसरा नियम, पुल्लिंग का तीसरा नियम ये है कि जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में, जिन संस्कृत, नीचे का आप सभी लोग नोट कर लीजिए, जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में, संज्ञाओं के अंत में त्र होता है, त्र होता है, जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में त्र होता है वे पुल्लिंग होते हैं, वे पुल्लिंग होते हैं। नीचे का आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे, मैं अब मिटा दे रहा हूं। और यहाँ इस प्रश्न से हट करके एक प्रश्न है, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, क्योंकि आपके कंपटीशन में पूछता है तो साइड में एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसी से मिलता जुलता है, मुझे याद आ गया, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग जान लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन उठा देता है कि ये त्र किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। पूछता है कि त्र का मेल किससे है। तो देख लीजिए इसके लिए आपके कंपटीशन में 4 विकल्प बना देता है। आपको सही पता है तो कर लेते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते हैं। ये देखिए आधा त प्लस र से मिल के बना है, तो ये क्या है, त्र। और दूसरा देखिए इसका मेल अगर ये नहीं दिया है, ये दिया है, तो ये भी सही है, आधा त प्लस आधा र प्लस अ। अब आपके विकल्प में अगर ये दिया है आधा त प्लस र, तो ये सही है। और ये विकल्प में नहीं दिया है, कहा है कि आधा त प्लस आधा र, तब यहाँ अ को भी लाना पड़ेगा, तब त्र जो है बनेगा। ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछा जाता है। तो ये दोनों स्थितियों पर क्या बनता है, त्र। अब यहाँ देखिए हमने आपसे बताया कि जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में त्र होता है वे शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जैसे जैसे चित्र देख लीजिए, त्र है, पात्र त्र है, क्षेत्र सबके सब संस्कृत के शब्द हैं। चित्र, पात्र, क्षेत्र, नेत्र, चरित्र, नेत्र, चरित्र,
नेत्र, चरित्र। अब देख रहे हैं, सभी लोग देख पा रहे होंगे, हमने लिखा है चित्र, पात्र, नेत्र, क्षेत्र, चरित्र। ये क्या हो रहा है? पुल्लिंग हो रहा है। शस्त्र, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि क्या है? त्र है। अब ये शब्द किसके हैं? संस्कृत के हैं, इसलिए ये क्या हो रहा है? पुल्लिंग हो रहा है। वहीं देख लीजिए, ये आता है त्र, ये भी है। मित्र, मित्र में भी त्र है। अब ये शब्द क्या हो रहे हैं? पुल्लिंग। तो आप देखेंगे कि संस्कृत का है, उसके अंत में त्र आ रहा है, संस्कृत का शब्द है, तो वो शब्द आपका पुल्लिंग होता है, जैसे यहाँ की उदाहरण में हमने दिखाया है। अगला नियम आपको बताते हैं इस पुल्लिंग का, चौथा नियम। इसका अपवाद नहीं है, चौथा नियम आप देखिए। चौथा नियम ये कहता है कि नांत, अब आपके लिए कठिन हो गया। नांत, नांत का मतलब है ना से अंत। नांत मीन्स ना से अंत। संस्कृत संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। नांत संस्कृत संज्ञाएं, नांत संस्कृत संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। नान संस्कृत संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। कहने का मतलब ना से अंत है, संस्कृत की संज्ञा है, तो वो क्या बन जाती है? पुल्लिंग बन जाती है। उदाहरण देखिए कैसे ये आपका हो रहा है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें पालन, दमन, वचन। पालन, दमन, वचन, वचन, पोषण, पोषण। अब देखिए यहाँ ना का अड़ा हुआ है, पालन यहाँ भी ना है, दमन लिखा गया है, दमन में भी आपको ना दिख रहा है, उसके बाद वचन लिखा गया है, वचन में भी ना है, पोषण ना का अड़ा में परिवर्तन हुआ है, तो पोषण भी आपका क्या हो रहा है? ना से ही अंत हो रहा है। अब ऐसी कंडीशन में जैसे हमने कह दिया हरण, हरण में भी देखिए ना का अड़ा में परिवर्तन है, हरण। गमन, यहाँ भी देखिए न है। अब ये सब के सब क्या हो रहे हैं? पुल्लिंग शब्द हो रहे हैं। लेकिन इसका देखिए ये एक अपवाद है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बता देना चाह रहा हूँ आपको, अपवाद। और ये पूछा भी गया था, आप इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, पूछा गया था पवन का जेंडर क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। आपके नियम के हिसाब से तो आप कह देंगे कि ये पवन पुल्लिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। पवन का जो जेंडर है, कभी भी आपसे पूछा जाए तो इसको आप क्या कहेंगे? उभयलिंग है। उभयलिंग यानी पवन का जेंडर जो है ये उभयलिंग है। ये दोनों में आता है उभयलिंग, यानी पुल्लिंग में भी है, स्त्रीलिंग में भी आता है, जहाँ जैसा इसका प्रयोग हो। तो कभी भी आपसे पवन का जेंडर पूछे तो आप निसंदेह निसंकोच इसका आंसर देंगे कि पवन का जेंडर उभयलिंग है। उसके बाद अगला नियम, नियम पांचवा आपको बताते हैं, पुल्लिंग का पांचवा नियम, ये आप नोट कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट था। पांचवा नियम पुल्लिंग का ये है कि ज प्रत्यांत संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। ज प्रत्यांत संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। कहने का मतलब जिसका ज से अंत होता है वो क्या है? पुल्लिंग होता है। उदाहरण देखिए, जैसे ये नीचे का मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लिए होंगे आप लोग। जैसे जलज शब्द है, ज आया है, जलज,
स्वेदज जाया है, पिंडज जाया है। अब कहीं भी ये पूछता है कि जलज का जेंडर बताइए या स्वेदज का जेंडर बताइए या पिंडज का जेंडर बताइए, तो आप उसको क्या कहेंगे? ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है। अगला नियम आपको बताते हैं, इसका अपवाद नहीं है। नियम 6, यानी पुल्लिंग का अगला नियम है कि त प्रत्यांत संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं, यानी जिसका त प्यंत है। त प्रत्यांत संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। त प्रत्यांत संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। जैसे, यानी जिसका त पर अंत है वो क्या है? पुल्लिंग है। जैसे पतित, पतित, मत, गीत। अब देखिए, गीत बोलने में लग रहा है कि स्त्रीलिंग होगा, लेकिन पुल्लिंग है। पतित, मत, गीत, गणित, स्वागत, गणित, स्वागत, इस सब का सब जेंडर क्या है? ये पुल्लिंग है। यानी पतित, मत, गीत, गणित, स्वागत, कहीं भी इसका जेंडर पूछता है छात्रों, तो आप कहेंगे ये क्या है? पुल्लिंग है। तो आप जो हमने यहाँ बताया है इसको आप पढ़ लेंगे कायदे से, और फिर इस वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे, और कहीं भी जेंडर का जो है क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे हल करते चलेंगे। और इसका जो शेष भाग है फिर हम लेकर के आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद छात्रों।